स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल साइंस पॉइंट में। और आज क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स का मैं ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूं बच्चों, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो वेटेज है बच्चों, ये लगभग 4 से 6 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से फिक्स है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे 2 नंबर के क्वेश्चन भी, 5 नंबर के क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। इसमें हम लोग पहले कुछ टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए, सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोगों ने आज लिया है वो है केमिकल काइनेटिक्स, और ये एनसीईआरटी का 4था नंबर चैप्टर है। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये जान ले कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। इसमें हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? तो इसमें बच्चों मेनली हम लोग रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्शन रेट के बारे में स्टडी करना ही कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, कोई भी रिएक्शन स्लो है या फास्ट है या मॉडरेट है, ठीक है, उसके लिए रेट कैसे निकालेंगे, इसको जानने के लिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं, आइए सबसे पहले हम लोग कर लें कि केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले ये समझना है हम लोगों को कि रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं बच्चों, रिएक्शन का रेट क्या है। उससे पहले आपको समझना होगा एक टर्म जो कि है कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन टर्म समझने वाला चीज है। देखो, कंसंट्रेशन को अगर जनरली आप बोलोगे तो इसको आप मोलारिटी बोल सकते हो। मोलारिटी, कंसंट्रेशन का मेन मीनिंग यहाँ पे मोलारिटी है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो आप जानते हो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको बच्चों कंसंट्रेशन कहा जाता है। जैसे कोई रिएक्टेंट है ए, इसका कंसंट्रेशन हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट में घेर देते हैं, तो इसको बोलते हैं ये ए का कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज करो कि ए प्लस 2b से, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, ये बना 3c। अब रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम को। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है ये पर यूनिट टाइम कैसे चेंज कर रहा है, पर यूनिट टाइम कैसे चेंज कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आर से डिनोट करेंगे हम लोग। तो रेट को कैसे लिखा जाता है? ठीक है, रेट को हम लोग लिखते हैं जैसे ए का कंसंट्रेशन भी चेंज होगा, बी का कंसंट्रेशन भी कम होगा, और सी का कंसंट्रेशन यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है बच्चों डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और चूंकि ए का कंसंट्रेशन बच्चों टाइम के साथ साथ घटेगा, इसलिए हम लोग इसमें निगेटिव साइन लगा देते हैं, क्योंकि ये जो आएगा डी ए बाई डी टी, ये वैल्यू आपको नेगेटिव आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये इसलिए इसमें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यही रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी आप लिख सकते हो डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1/2 करके, और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग माइनस का साइन। ठीक है, माइनस साइन क्यों लगाए? कि बी का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, घटेगा धीरे धीरे। हम लोग पर मोल की बात करते हैं बच्चों, पर मोल, इसलिए 1/2 से यहाँ ये मल्टीप्लाई किया गया, यानी 2 से डिवाइड किया गया है। अच्छा, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। सी का क्या है, और ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 दिख रहा है आपको, तो इसको 3 से डिवाइड कर देना है। लेकिन बच्चों इसका साइन प्लस रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसीलिए पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन जिससे अफेक्ट होता है। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बच्चों इसमें जितना भी पॉइंट्स मैं लिखने वाला हूं ये सारा ऑब्जेक्टिव में आता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों बढ़ता है। ठीक है, उसी तरह टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर 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 पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने, जनरली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा।
इसको आगे भी देखेंगे। अर्हेनियस इक्वेशन से ये क्लियर हो जाता है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन लगभग दुगुना हो जाता है। समझना बात को, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है। क्लियर है ये चीज? ये होता है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने का वाले फैक्टर जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद प्रेशर बढ़ाने से बच्चों क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दूं, हाय रे रब्बा। चलो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है या रेट कांस्टेंट क्या होता है। पहले ये समझ लो रेट कांस्टेंट। देखो बच्चों, सबसे पहले ये जानो कि मान लो कि ये a प्लस बी मिलके, a प्लस 2b मिलके, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट दिया से, तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए इसके लिए दिया हुआ है कि ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये ए के कंसंट्रेशन के पावर 1 के प्रोपोर्शनल है और बी के कंसंट्रेशन के पावर 2 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल साइन यहां बच्चों हटाओगे तो कांस्टेंट टर्म आता है के, जिसको कहा जाता है रेट कांस्टेंट, जिसको कहा जाता है रेट कांस्टेंट कहा जाता है बच्चों। ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर बी है, ठीक है। यहां पे के को बोलते हैं बच्चों रेट कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो हमने लिखा इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों रेट लॉ। क्या बोलते हैं? रेट लॉ, रेट नियम है ये, ठीक है। इसको रेट लॉ कहा जाता है। किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखा जा सकता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया जाता है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए के कंसंट्रेशन और बी के कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों? देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों कि रेट लॉ में, या रेट एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो इसको हम लोग रेट एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। इस रेट एक्सप्रेशन में देखना है बच्चों कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर होता है इसके सम को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि कंसंट्रेशन जो होगा, जो रिएक्टेंट का होगा, इस कंसंट्रेशन का जो पावर होगा, इस पावर के जोड़ को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे इसका ऑर्डर पूछेगा बच्चों तो इसके कंसंट्रेशन के पावर को जोड़ दो 1 + 2, दैट इज ये 3 हुआ, और इसको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। 3 रहेगा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहा जाएगा। अगर यही ऑर्डर आपको 2 मिलता, मान लीजिए 2 मिलता तो इसको बोलते सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसको मान लो हम n से डिनोट कर देते हैं ऑर्डर को, ठीक है। अगर ऑर्डर का मान बच्चों 1 आता तो ये होता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि जब 0 आ जाएगा, ऑर्डर 0 आ जाएगा, तो इसको कहा जाता है 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर में जो पढ़ना है बच्चों, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों पढ़ना है बच्चों। 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है। तो आइए जानते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है। 0 ऑर्डर रिएक्शन रे, 0 ऑर्डर रिएक्शन रे। देखो 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है बच्चों, जैसे मान लो कि A से बना प्रोडक्ट P, ठीक है। या हम लोग यूं मान ले कि रिएक्टेंट को R मान ले, P को प्रोडक्ट मान ले। रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन हो सकता है ये, ठीक है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं बच्चों? जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो हो वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर 0 के प्रोपोर्शनल हो। पावर में क्या होना चाहिए? 0। यानी रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा, यानी R प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R टू द पावर 0, ठीक है। जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 0 पे डिपेंड करे, प्रोपोर्शनल हो, इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये जो R हो गया बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं K, और R के पावर 0 को 1 लिख सकते हैं हम लोग। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ये रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। यानी इसमें ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बच्चों बराबर हो जाता है रेट कांस्टेंट के। तो ऐसा भी क्वेश्चन बच्चों आया है ऑब्जेक्टिव में कि कौन ऐसा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर या 0 ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर, कौन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन का और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है, दोनों का, या दोनों सेम होता है, यूनिट सेम होता है या फिर दोनों सेम होता है, ऐसा कब होता है?
तो ये सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, ठीक है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बच्चों ये याद रखना, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये तो साफ साफ दिख रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसी को कहा जाता है बच्चों, ठीक है। मेरी तरह तुम भी कभी ऑब्जेक्टिव पढ़ के देखो ना, तुमको क्या लगा, तुमको क्या लगा, वो सब चीज को दूर रखो भाई। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैं कुछ बच्चों दे देता हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल ले लो। जैसे H2 प्लस Cl2, ये बनाएगा बच्चों HCl, 2HCl बनाएगा। ये एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये सनलाइट में होता है, सनलाइट। और सनलाइट में जो रिएक्शन होता है उसको कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो लाइट किससे बना हुआ है बच्चों, फोटोन से बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। फोटो माने लाइट हो गया, फोटो माने लाइट। लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगा, लाइट के कारण ही जो रिएक्शन होगा, उसको बोलेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा बच्चों, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और भी एग्जांपल है बच्चों, जैसे मैं ले लूं N2 वो बनाता है NO प्लस O2, ठीक है। ये रिएक्शन भी बच्चों ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इस सबको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बच्चों, अगर मान लो कोई रिएक्टेंट है और ये बना प्रोडक्ट, और सपोज करो T बराबर 0 पे इसका कंसंट्रेशन था A0, ठीक है, शुरू में। और प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो इसमें से कुछ देर के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा A, यानी T बराबर T पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा A, और इसका कंसंट्रेशन कितना होगा प्रोडक्ट का, तो A0 में से कितना बचा, A बचा, तो A0 माइनस A हो जाएगा, प्रोडक्ट बन गया। शुरू में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था A0, उसमें कुछ देर के बाद A बचा तो कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो A0 में से A घटा तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए जब इक्वेशन निकालोगे बच्चों A का और टाइम का, तो ये इक्वेशन आता है A बराबर A0 माइनस KT। A बराबर मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और टाइम के साथ साथ, अगर इसका देखा जाए तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, घटता है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है बच्चों, A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन और A है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जो बच गया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये इसका ग्राफ A और T का ग्राफ ड्रॉ करोगे, A और T का, तो इसको अगर कंपेयर करोगे, A को मैं Y मान लूं और T को मैं X मान लूं, तो यहां हो जाता है प्लस mx, और यहां इसको हम c मान सकते हैं। तो y बराबर mx प्लस c किसका ग्राफ होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन का। और यहां पे m के बदले बच्चों क्या आ रहा है, माइनस k, यानी कि स्लोप निगेटिव है। स्ट्रेट लाइन है, स्लोप निगेटिव है, तो इसका ग्राफ कुछ ये रहेगा, ठीक है। ये ग्राफ भी याद रखना, ग्राफ भी डायरेक्ट पूछता है बच्चों। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ये सब आपको काम देगा ऑब्जेक्टिव में। अभी जो मैं ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं इसमें बहुत ज्यादा काम देगा, ध्यान से देखना, ध्यान से। दिल के आईने में तुझको छुपा लिया। चलो अब इसका हाफ लाइफ देखते हैं बच्चों। हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है बच्चों कि वैसा टाइम जिस टाइम के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जाए। यानी शुरू में अगर कंसंट्रेशन A0 है तो आधा कंसंट्रेशन कब बचेगा, इसका आधा, यानी कि रिएक्टेंट का आधा जो पार्ट है वो प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ है, A0 है शुरू में, ये कंसंट्रेशन कितने टाइम के बाद A0/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ को हम लोग डिनोट करते हैं T हाफ से। अगर आप बात कीजिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों T हाफ का जो वैल्यू होता है ये निकालोगे तो पढ़े होगे आप, ये A0/2K के बराबर होता है। A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और ये
के का वैल्यू है रेट कांस्टेंट के बराबर। ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है बच्चों। क्या क्या पे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप हाफ लाइफ टाइम देखोगे तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और रेट कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज ऑब्जेक्टिव में भी आया है कि हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो होता है वो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? आंसर इज यस, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया। टी हाफ का जो वैल्यू होगा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए नोट बाई 2k के बराबर होता है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए आपका इंतजार है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर तो मेरे साथ बने रहो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है बच्चों, जैसे मान लो ए प्लस बी और ये बनाया ए प्लस बी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मान लीजिए बनाया प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मान लीजिए बनाया प्रोडक्ट। इसका भी एग्जांपल दूंगा मैं बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है बच्चों जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 1 के प्रोपोर्शनल हो। रेट ऑफ रिएक्शन जो हो वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 1 के प्रोपोर्शनल हो, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो ये आएगा के आर। ठीक है, इसमें यदि बच्चों हम लोग इसमें क्या करें या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। चलो इसको मैं नीचे लिखता हूं। सपोज करो टाइम t बराबर 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था ए नोट और उस समय में प्रोडक्ट नहीं बना था। बहुत पुरानी जमाने की बात है। t बराबर t पे बच्चों मान लो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा ए, तो प्रोडक्ट कितना बन चुका होगा? ए नोट माइनस ए, ये बन चुका होगा। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 1 के। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 1 पे डिपेंड करे। दैट इज आप लिख सकते हो आर प्रोपोर्शनल टू, और इसमें हम क्या मान सकते हैं बच्चों कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लो किसी टाइम में ए है तो आर प्रोपोर्शनल टू मैंने ए लिख दिया और आर इक्वल टू मैंने लिख दिया के ए रे, आर इक्वल टू के ए। ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आर के बदले मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस डी ए बाई डी टी बराबर क्या लिखोगे? के ए। ठीक है, ये के ए है। माइनस डी ए बाई डी टी कैसे लिखे बच्चों? मान लेते हैं किसी टाइम में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ए है और ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है और ये टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा बच्चों, तो घटेगा तो ये निगेटिव होगा, इसलिए मैंने यहां पे निगेटिव लगा के इस सारे टर्म को मैंने पॉजिटिव बना दिया। सारे टर्म को मैंने क्या किया? पॉजिटिव बना दिया। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये जो इक्वेशन आता है रेट कांस्टेंट का, इसका वैल्यू होता है 2.303 बाई के, सॉरी बाई के नहीं, बाई टी। माई टी टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन कैसा बचेगा? लॉग ए नोट बाई ए होता है और बेस में हो जाएगा 10। ए नोट को बच्चों कहा जाता है, ए नोट को इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और ए को कहा जाता है बच्चों रिमेनिंग कंसंट्रेशन, किसी टाइम के बाद कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बच गया उसको बोलते हैं हम लोग ए। और यहां पे के के बदले जानते हो ये रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, हाई रे बा, और यहां से टी है टाइम, टी क्या है? टाइम। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये इक्वेशन होता है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के यदि हाफ लाइफ टाइम की बात करें, हाफ लाइफ टाइम का मतलब फिर से समझो, ऐसा टाइम जिसके बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए? आधा हो जाए, यानी ए नोट बाई 2 हो जाए ए का मान। यदि मैं इसमें ए का मान ए नोट बाई 2 रखूंगा बच्चों तो यहां से टी का वैल्यू निकलता है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का जो वैल्यू होता है बच्चों ये होता है 0.693 बाई के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। टी हाफ बराबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बाई के होता है, और ये जो टी हाफ होता है हाफ लाइफ टाइम, ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये रिएक्टेंट के शुरू में कितना कंसंट्रेशन था इस पे डिपेंड नहीं करता है, कितना भी हो फॉर्मूला ये होगा टी हाफ बराबर 0.693 बाई के।
क्या ये ए नोट पे डिपेंड किया? फॉर्मूला में कहीं आपको ए नोट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता है ये हाफ लाइफ टाइम, ये आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है बच्चों, ये नेवर कंप्लीट्स, नेवर कंप्लीट्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए यदि आप ए का वैल्यू 0 रख दो, ए का वैल्यू 0, तो ये टी का वैल्यू आपको इनफाइनाइट मिलेगा, यानी इनफाइनाइट टाइम में जाके कहीं रिएक्शन कंप्लीट होगा। इसीलिए टाइम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है बच्चों। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बच्चों मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। हैला हैला हुआ हुआ, हैला हैला तूने छुआ, हैला हैला सब तो है मिट गया रे, मिट गया। चलो एग्जांपल देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बच्चों। जैसे ले लो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर ये ब्रेक होता है, इसको हिट किया जाता है तो ये बनता है H2O + O2। क्लियर? क्लियर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? ठीक है। चलो नेक्स्ट है बच्चों N2O5, N2O5, इसमें बच्चों बनता है N2O + O2, ये ब्रेक होगा तो N2O + O2 बनेगा, ठीक है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, और भी मैं एग्जांपल दे सकता हूं। हाँ, ये जो ग्लूकोज होता है बच्चों, ये सुक्रोज का फॉर्मूला सही 12 H22, हिंदी में मैंने इसे ही याद किया था, O11। तो ये जो रिएक्शन होता है बच्चों, इसको इसमें यदि पानी डाल दिया जाए, पानी, चीनी में क्या डाला रे? पानी डाल दिया, ठीक है। पानी डाल देने से ये दो यौगिक में टूट जाता है, C6H12O6 प्लस, इधर भी मिटा देता हूं बच्चों, इधर भी, ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं, प्लस C6H12O6 में ब्रेक हो जाता है। अब बोल रहे होगे सर दोनों फार्मूला एक साथ, ये बच्चे हैं ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, और ये फ्रक्टोज का भी फार्मूला यही होता है बच्चों। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है, ठीक है, जिसमें फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। ये है सुक्रोज, ये चीनी का फार्मूला है बच्चों। इसमें जब रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करना चाहिए वो सुक्रोज पे भी डिपेंड करना चाहिए और H2O पे भी डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। तो ये सुक्रोज जो होता है बच्चों, ये कहां गया है? फर्स्ट ऑर्डर सूडो रिएक्शन है ये, C12H22O11, इसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करना चाहिए और रेट ऑफ रिएक्शन H2O के कंसंट्रेशन पे भी ये डिपेंड करना चाहिए। लेकिन बच्चों होता क्या है कि इसमें आप देखोगे एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि सुक्रोज के कंसंट्रेशन पे ही सिर्फ डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। सुक्रोज का अमाउंट बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये H2O पे डिपेंड नहीं करता है। होना तो चाहिए था, इसका यदि ऑर्डर निकाला जाए तो ऑर्डर क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेशन के पावर का सम, यानी 1 + 1 2 होना चाहिए था। यानी ये रिएक्शन कैसा होना चाहिए था? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए था। देखो ये क्या होना चाहिए था? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन ये है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? इसलिए है क्योंकि ये H2O के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता ही नहीं है, इसलिए बच्चों इसको कहा जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो इसमें एक और चीज आपने पढ़ लिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। ये जनरली किसमें होता है बच्चों? जिसमें H2O के साथ रिएक्शन होता है उसमें, जिसमें H2O रहता है, H2O में डिसॉल्व किया जाता है, तो मैक्सिमम केस में ये दिखता है सेकेंड ऑर्डर, लेकिन होता क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। इसीलिए इसको स्यूडो माने झूठा, फेक रे फेक, स्यूडो माने झूठा रे। मैंने उनसे जब कहा कि ये सेकेंड ऑर्डर है, उसने कहा चल स्यूडो, झूठा है, ये फेक रिएक्शन है बच्चों, फेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। स्यूडो ये दिखता है सेकेंड की तरह, होता है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। चलो ये था ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। चलिए अब देखते हैं बच्चों कि रेट कांस्टेंट का यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं। रेट कांस्टेंट का मतलब के का यूनिट कैसे निकाला जाता है, चलो देखते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के का यूनिट निकालने के लिए बच्चों, अरे बच्चों के का यूनिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखोगे बच्चों। ये फॉर्मूला है मोल पर लीटर का पावर 1 - n और सेकेंड इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। n का मतलब है यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
ये बहुत ही रामबाण फॉर्मूला है, इसको यूज करना ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। और इसमें यदि मैं n का मान 0 रख दूं तो k बराबर क्या मिलेगा बच्चों, मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा बच्चों, रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड को आप यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है। उसी तरह से आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसी में आप n का मान क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट यानी k का यूनिट। यदि आप n का मान यहां पे 1 रख दोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 0, और 0 हो जाएगा तो मोल पर लीटर का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, किसी का भी पावर 0 क्या होता है 1, यानी ये है ही नहीं, इसका मतलब इसका यूनिट होता है रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स। उसी तरह आप n बराबर 2 रख दोगे इसी में, इसी फॉर्मूला में, तो आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट निकाल सकते हो रेट कांस्टेंट का। तो यूनिट हो जाएगा n का मान यहां पे 2 रख दो, n का मान 2 रख दो। सर ये तो नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, मोल पर लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों मोल पर लीटर, और पावर में हो जाएगा यहां पे -1 और सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अब यहां क्या हो जाएगा यूनिट बच्चों, मोल पर लीटर में पावर में नेगेटिव है तो इसको उल्टा करके लिख दो, पावर में नेगेटिव होता है तो क्या होता है, ये झट से पलट जाता है, और ये हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये लिख सकते हो आप। या फिर ऐसा लिख सकते हो लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो सकता है। उसी लिए इसी तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का भी यूनिट आप निकाल सकते हो। चलो ठीक है, चलो इतना काफी है बच्चों, और भी जो टॉपिक्स आएगा, जो पॉइंट्स आएगा वो आगे डील करेंगे हम लोग, लेकिन इतना पढ़ के आप रेडी हो किसको बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। तो आइए, इंतजार की घड़ी हुई खत्म और अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं बच्चों आपको, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है सर, ये तो नबकाल लग रहा है, ठीक है। इसको ई से नोट करते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। साथ साथ अब सारा टॉपिक जब एक्सप्लेन कर ही दिया हूं तो ये भी समझ ही लो। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है बच्चों कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ये मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को किस में बदल दे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सीधा किस में बदल दे, प्रोडक्ट में बदल दे, इसको प्रोडक्ट में बदल दे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट, ये वह न्यूनतम ऊर्जा है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदल दे, उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इससे भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं बच्चों। उसके बाद एक अर्हेनियस इक्वेशन है बच्चों, अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मैंने बकरी को बुलाया, अर्हेनियस इक्वेशन। देखो ये क्या है बच्चों, ये बताता है रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, यानी टेम्परेचर के साथ साथ रेट कांस्टेंट कैसे चेंज करेगा बच्चों। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है बच्चों रेट कांस्टेंट का, के का फॉर्मूला होता है बच्चों, के बराबर होता है ए ई का पावर -EA बाय RT, ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। जहां पे के मतलब जानते ही हो, ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट रे। ये ए को कहा जाता है बच्चों अर्हेनियस कांस्टेंट, ठीक है। ई तो एक्सपोनेंट है, जानते ही हो। ई ए का मतलब अभी भी बताया आपको बच्चों क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और आर का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये पढ़े होंगे आप लोग, ये गैस कांस्टेंट है। और टी क्या है बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर, टी क्या है, टेम्परेचर। बच्चों ऐसा देखा गया, बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है कि यदि किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को, रिएक्शन हो रहा है और इसके टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया
10 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों हो जाता है दुगुना। कितना हो जाता है? दुगुना हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन जितना हो जाता है, जितना बढ़ जाता है पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जनरली जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन किसको बोले? किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को, रिएक्शन हो रहा है उसके टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ जाएगा? कितना गुना बढ़ जाएगा? दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है, ये देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से लगभग रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ जाता है? 2 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन का जो रेंज होता है बच्चों, इसका जो रेंज होगा ये लगभग 2 से 3 के बीच में होता है। 2 या 3 या 2 से 3 के बीच में होगा, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आया है, इसके ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ठीक है। चलिए इतना काफी आपके लिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। तो आइए हमारे साथ बन जाइए। मेरा माइक जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। न जाने क्यों, न जाने क्यों, जाने क्यों। देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके लिए तैयार है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट इज, अभी बताया था, अभी बताया था। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट्स। बच्चों वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दे, किसमें? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करे प्रोडक्ट में। इसको क्या बोलते हैं? याद करो, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। पहला है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा है एक्टिवेशन एनर्जी, तीसरा को मैंने मार दिया। इतना तो अच्छा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड्स अपॉन। रेट जो होता है बच्चों, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसका पावर जो भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 हो, n लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको बच्चों एक्टिव मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव मास। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये चीज है, एक्टिव मास। 11th में ये बच्चों टॉपिक, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? रेट एक्टिव मास पे। एटॉमिक मास नहीं, इक्विवेलेंट मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास नहीं, एक्टिव मास, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है सर? अगले ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। तीसरा क्वेश्चन रहा, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विद टाइम, डिक्रीजेज विद टाइम, मे इंक्रीज डिक्रीज विद टाइम, रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। देखो बच्चों, रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि आर का जो मान होता है, ठीक है, वो टाइम के साथ साथ घटते जाता है। अगर टाइम बढ़ेगा तो धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन कम होते जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बच्चों धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी ये जनरली डिक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा टाइम के साथ साथ, डिक्रीज विद टाइम। चलो 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। अरे रे रे रे, ये किधर तीर डाला? ये किधर तीर डाला बच्चों? ये जो है इस रिएक्शन को मैं लिख देता हूं, 2O3 से बना है यहाँ पे 3O2, यानी ओजोन कन्वर्ट में हुआ है ऑक्सीजन में, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन, ये नहीं याद रखोगे, ये याद रखोगे, प्रोसीड्स एज फॉलोज। अब ये जो रिएक्शन होता है बच्चों, ये 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले बना है O3 से बना है O2 प्लस O, और ये रिएक्शन होता है फास्ट, ठीक है। उसके बाद आप साफ साफ देख सकते हो O प्लस O3 से बना है 2O2। ये एरो भूल जाओ, ये एरो भूल जाओ, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये रोड के यहाँ आया है। O से पहला देखो, सबसे पहले इस चीज को समझना जरा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिखूं, मैं यहाँ, तू वहां। पहले बना है रिएक्शन जो ओजोन 2O3 से बना है 3O2, ठीक है। ओजोन से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ है, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन प्रोसीड एज फॉलोज। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है बच्चों। पहला स्टेप है कि O3 पहले टूटता है O2 प्लस O में। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप है O3 से बना O2 प्लस O, और ये रिएक्शन होता है बच्चों दिया हुआ है फास्ट, ठीक है। फिर O से O3 रिएक्ट करेगा तो बनाएगा 2O2, और ये रिएक्शन होता है स्लो। अब बच्चों सबसे पहले ये समझो
इसमें पूछ क्या रहा है, द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या होगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिफाइन होता है वो स्लो रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है। अब इतना भी नहीं स्लो कि अब इनफाइनाइट टाइम में जाके जैसे क्या बोलते हो ग्रेफाइट है ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा, अब इसको कन्वर्ट होने में बच्चों लाखों अरबों साल लग जाएगा, ठीक है। इतना भी स्लो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मॉडरेट रिएक्शन ऐसा बोला, जैसे इसमें फास्ट बोला है स्लो बोला है, तो ये जो रिएक्शन है बच्चों यही रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा, यही रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओ का कंसंट्रेशन इनटू O3 का कंसंट्रेशन, ये होगा इसके लिए रेट एक्सप्रेशन। लेकिन ऐसा रेट एक्सप्रेशन आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, फास्ट, क्योंकि 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है, 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है, इस फास्ट रिएक्शन के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्लास 11th में बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, पहले आप क्या करो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करो, O2 का कंसंट्रेशन इनटू O का। ये किस रिएक्शन के लिए, ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है, ये याद रखना। स्लो रिएक्शन ही बताता है रेट डिटरमाइनिंग स्पीड, कोई चीज स्लो होगा तभी तो उसका स्पीड पता कर पाओगे, खचाक से हो गया रिएक्शन तब तो दिक्कत होगा, तब उसका स्पीड निकालना मुश्किल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए निकालेंगे, फास्ट रिएक्शन के लिए निकालेंगे। फास्ट रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो O2 का कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ध्यान दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ 2 रहता है, यहाँ 3 रहता है, यहाँ 4 रहता है, जैसे 2O3 प्लस 4O2, तो उससे उसके पावर में डाल दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों एक्टिव मास ऑफ O2 इंटू एक्टिव मास ऑफ O और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना है O3। अब यहां से हम O का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, किसका, O का। यहां से O का कंसंट्रेशन निकालोगे तो ये आ जाएगा Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है। देखो इसके इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, O का कंसंट्रेशन जितना आया है ये इसमें पुट कर देना है, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए आइए पुट किया जाए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ O3 ये है। अब यहां पे मैं O के कंसंट्रेशन के बदले ये रखने जा रहा हूं, ये वाला सेकंड में जो निकला है, तो ये हो जाएगा K इंटू Kc इंटू O3 का कंसंट्रेशन बट्टा O2 का कंसंट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद देखो K और O का वैल्यू मैंने रख दिया, उसके बाद कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ O3। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, अब इसके बाद यहां आ जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा बच्चों K और Kc को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कांस्टेंट ही देगा, कोई दो कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट ही देगा, इसको भी मैंने K ही मान लिया, ठीक है। O3 दो बार है तो O3 का स्क्वायर हो जाएगा, O3 का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और ये देखो O2 नीचे में है, इसको ऊपर में लिखोगे O2 के कंसंट्रेशन को, तो O2 का पावर क्या हो जाएगा, -1। अब ये ऑप्शन देखो बच्चों किसमें है, ये ऑप्शन किसमें दिख रहा है, O3 का पावर 2 और O2 का पावर -1, इसमें तो सिर्फ O3 है, O3 का पावर 2 O2 का पावर -1, ये मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है, क्लियर। चलो इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा बच्चों, ये मुझे लगता है 2017-18 में पूछा होगा, क्योंकि 17 और 18 का जो क्वेश्चन था बच्चों वो थोड़ा सा टफ था, बिहार बोर्ड का थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन था। चलिए ये हो गया, ये हूं दया, इसका तकमीन तो ले लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो याद करो टेम्परेचर कोएफिशिएंट मैंने बताया था कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जितना गुना बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। और मेनली मैंने इसका क्या बताया था, इसका जो रेंज होता है बच्चों 2 से 3 के बीच में होता है। तो देखो 2 और 3 के बीच में जनरली 2 होता है या 3 होता है, ठीक है। द रेट ऑफ 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट जो होता है यानी K का वैल्यू जो होता है, ये बच्चों किस किस चीज पे डिपेंड करता है,
तो के का बच्चों टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता, वेट पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। याद करो अर्हेनियस इक्वेशन, के बराबर ए ई का पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये देखो के का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? मेरा माइक जिंदा है, अरे माइक रे, हाँ ऑन है बच्चों, ऑन है, नहीं तो क्या होता है जानते ही हो, माइक ऑफ रहेगा साउंड ही नहीं आएगा तो दिक्कत होगा, तब मैं कैसे आपको दिखूंगा, साउंड नहीं आएगा तो। ऑन है, ऑन है, ऑन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन, अभी ये क्वेश्चन मुझे लगता है दोबारा आ गया, ये एक्टिव मास पे डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, इस पे एक्टिव मास पे रेट ऑफ रिएक्शन, इससे पहले भी मैंने शायद ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। अच्छा, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया। रेट कांस्टेंट यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट किसके लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के में रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? बताओ बच्चों, रेट कांस्टेंट का यूनिट का मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था सन 1775 ईस्वी में, मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स होता है बच्चों, सेकेंड इनवर्स। तो n का मतलब है यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो n का मतलब क्या हो गया 2, यानी n बताता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए निकालते हैं, मोल पर लीटर और 1 माइनस n है बच्चों, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या कर लो 2, फिर सेकेंड इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे इसको तो क्या आएगा, मोल पर लीटर का पावर कितना आ जाएगा -1, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। बच्चों पावर में -1 है तो नेगेटिव है, तो इसको पलट दोगे तो पावर में पॉजिटिव आ जाएगा, यानी मोल बट्टा लीटर को हम लीटर बट्टा मोल लिख दें, लीटर बट्टा मोल, तो पावर में +1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स के बराबर, और इसको मैं लिख सकता हूं लीटर का पावर -1, फिर मोल, सॉरी -1 नहीं, लीटर का पावर 1, ये ऊपर में है, पहले मोल लिखो, पहले देखो सारे ऑप्शन में पहले मोल है, तो मोल लिखोगे तो मोल को ऊपर लिखोगे तो मोल का पावर -1 डालना होगा, फिर लीटर, लीटर का पावर 1 डालना होगा, और फिर सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स ऐसे लिख दो, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर, नहीं मोल इनवर्स इसमें है, लीटर नहीं, लीटर इनवर्स नहीं, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है बच्चों, पर मोल पर लीटर, पर मोल लीटर पर सेकेंड, ऐसा होता है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए मुझे पेज चेंज करना होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, इफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय, काफी बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, रेट जो है किसी रिएक्शन का, उसका रेट दिया हुआ है, ये रेट बराबर दिया है बच्चों के ए का पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ बी का इनटू में, तो इसका पूछ रहा है देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है याद करो, कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उस दोनों को जोड़ दो, 2, इसका पावर कितना है 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, यही हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो गया बच्चों, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 + Cl2, अरे रे रे रे, ये तो 2 को तीर मार दिया, 2 मर गया, 2HCl। तो बच्चों तीर को यहीं तक समझना है, और तीर के ऊपर है सनलाइट, H2 + Cl2 ये बनाया है 2HCl इन वाटर, तो ये पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले जानना होगा बच्चों, ये रिएक्शन जो है ये किस तरह का रिएक्शन है। सनलाइट में रिएक्शन हुआ है तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और मैंने बताया था, याद करो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है बच्चों, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो गया जीरो, तभी तो नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी जीरो ऑर्डर किधर है देखो, तो ऑप्शन नंबर डी में मुझे दिख रहा है, ये है। क्लियर है ये चीज? अब तक हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे के पेज में जाना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ए में ऑप्शन पढ़ लो पहले, डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेट कांस्टेंट। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो बच्चों हाफ लाइफ टाइम होता है, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, 0.693/K। थोड़ा बहुत मैथ भी आना चाहिए बच्चों, इस चैप्टर में बहुत सारे मैथमेटिक्स है। अभी आप देखिए, अभी आप एक टारगेट के साथ तैयारी कीजिए बच्चों, ठीक है,
जो चैप्टर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उस पर ज्यादा फोकस करो। हमने जितना भी ऑब्जेक्टिव्स करवाया है उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी ढंग से भी देख सकते हो, क्वेश्चन बैंक निकालो, उसमें देखो, क्वेश्चन का वेटेज देखो, उस हिसाब से आप चैप्टर पे फोकस करो। पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है, बिहार बोर्ड की खास करके एग्जाम के लिए, क्योंकि दुगुना क्वेश्चन आता है बच्चों। आप 70 से 80% भी अगर सिलेबस आप पूरा कमांड के साथ ले जाए कि इससे क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता है टॉप करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा था, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम होता है 0.6935 की। अब ऑप्शन पढ़िए जरा, डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेट कांस्टेंट, नहीं ये रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, ये ऑप्शन गलत है। डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही, क्योंकि टी हाफ के फॉर्मूला में मुझे कहीं भी ए नोट नहीं दिख रहा है, ए नोट का मतलब या कहीं भी ए टर्म नहीं दिख रहा है जो कंसंट्रेशन को बताए, तो मुझे ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है कि ये हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे यानी कि ए नोट पे नहीं डिपेंड करता है। अब फॉर्मूला में देखिए ए नोट कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए और भी पढ़ते, हो सकता है डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, नहीं ये गलत है, ऑल ऑफ दिस ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये सही है बच्चों, ये सही है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ व्हिच ऑर्डर। याद करो मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन का और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम कब होगा, जब ये दोनों बराबर हो। कब होगा सेम, द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होगा कब, जब ये दोनों बराबर हो। और बराबर तभी होगा जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 0 पे डिपेंड करे रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आर प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 0 के, तभी तो ये रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बराबर हो पाएंगे और तभी इस दोनों का यूनिट सेम हो पाएगा। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर कितना है, 0, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ऐसा सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया, सॉल्व कर दिया रे। 30 नंबर क्वेश्चन देखो जो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रेट लॉ इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज रेट इक्वल टू के ए बी का पावर 2 है। पहले रेट लिख लें, रेट बराबर दे दिया है के ए का कंसंट्रेशन इंटू बी के कंसंट्रेशन का पावर 2। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड, अगर बी के कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया जाए, कीपिंग दैट ए कांस्टेंट, मतलब ए को कुछ नहीं किया गया, बस बी के कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया गया, देन रेट बिकम्स, रेट कितना हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूं, इसको भी कांस्टेंट रखूं, ये तो कांस्टेंट है ही, ए को भी यहां पे कांस्टेंट रखा गया है, तो आर प्रोपोर्शनल किसके हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ बी के स्क्वायर के। अगर मैं कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ जाएगा, 3 के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ जाएगा, यानी कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। तो देख लो जरा, डबल हो जाएगा नहीं, 2 गुना हो जाएगा, ट्रिपल, 3 गुना, क्वाड्रुपल, 4 गुना हो जाएगा नहीं, 9 टाइम्स। ऑप्शन नंबर डी होगा, सी कौन लिखा, डी 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्लस बी सी। अरे भाई बी भी घायल हो गया यहाँ पे, बी भी घायल हो गई, हाँ, नहीं बी, ये बी, ए प्लस बी ये सी है बच्चों, ये तीर ने घायल कर रखा है बी को, ए प्लस बी ये सी बन रहा है। और ये बच्चों क्या है, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये पहले से पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए कंसंट्रेशन के पावर 0 के और कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर भी 0 के, तभी तो आप दोनों को जोड़ोगे पावर को, तो ऑर्डर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब प्रोपोर्शनल साइन हटा के यहाँ पे के डाल दो बराबर का साइन, तो देखो ये किस में है, ए का पावर 0 बी का पावर 0, मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है बच्चों, रेट इक्वल टू के ए का पावर 0 बी का पावर 0। चलिए 14 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन, इफ द रेट इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन इज dx by dt इक्वल टू kh का पावर हाफ है और dh का पावर हाफ है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ रे, ये तो बहुत दूर आ गए। ये क्वेश्चन है। चलो dx by dt बराबर है बच्चों के मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया है बच्चों, के एच का पावर
1/2 और B का पावर भी है 1/2। मेरे हिसाब से यहाँ A होना चाहिए बच्चों, A। खैर कोई बात नहीं, H भी मान सकते हो, या चाहे कोई रिएक्टेंट भी है, कोई रिएक्टेंट। मुझे पूछ रहा है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या होता है, कंसंट्रेशन के पावर जो होता है उसका सम, यानी हाफ प्लस हाफ, ये हो जाएगा ऑर्डर। और ऑर्डर का वैल्यू हाफ, ऑर्डर हाफ प्लस हाफ फुल, ठीक है, ये 1 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 1 के बराबर। हाँ, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनमें से कौन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। सारे तीन गलत जगह पे हैं। CH3CO COO CH3H2O के साथ रिएक्शन किया, ये बनाया, मैं दे देता हूं तीर, ये बनाया CH3COOH प्लस CH3OH। CH3COO C2H5 NaOH के साथ रिएक्ट किया, CH3COO Na प्लस C2H5OH। ये बच्चों इसमें जो होता है, ये कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, नोट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये नहीं है बच्चों, ये ऑप्शन सही है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, ये सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ये इस पे भी और इस पे भी डिपेंड करना चाहिए, दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन ये H2O के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये दिखता है कि सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन है कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन इसको फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोल करके इसको कहा जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। शायद ये मैंने चर्चा किया था अभी अभी, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए ये इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, 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 ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं, ये तो भी तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही हो गया बच्चों। ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लग रहा है, ये सेकंड ऑर्डर लग रहा है, ठीक है। ये भी तो फर्स्ट ऑर्डर ही हो गया, है तो फर्स्ट ऑर्डर ही ना, भले ही सूडो है लेकिन है तो फर्स्ट ऑर्डर ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चों, ये सेकंड ऑर्डर है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी तो फर्स्ट ऑर्डर है। ये तो N2O5 प्लस बराबर बना है, ये टूटा है तो NO2 प्लस O2, ये एरो यहाँ नहीं होगा बच्चों, ये भी एरो यहाँ नहीं होगा। H2O2 ये एग्जाम्पल दिया था मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ये दोनों तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये सूडो है तो ये होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट, हाँ, ये क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। ये बच्चों विच रिप्रेजेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। मैं ये जो ए ऑप्शन का जो ग्राफ है, इसको मैं यहां बना देता हूं। देखो ए ऑप्शन में कुछ ऐसा ग्राफ था, ए और टी का, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए दिखा रहा है और ये टी दिखा रहा है और ये ऐसे दिखा रहा है, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है, ये कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। ये तो नहीं होगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, याद करो, मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए बराबर फॉर्मूला था A0 माइनस KT, याद करो, ठीक है। और ए और टी का हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए हुए थे, तो ये कुछ इस तरह आया था, ए और टी का ग्राफ, ये कुछ इस तरह आया था। निगेटिव स्लोप के कारण -K होगा, निगेटिव स्लोप होगा, तो ये ग्राफ आया था। यानी ऑप्शन ए में ऐसा ग्राफ कहां दिख रहा है, बी ऑप्शन में ऐसा ग्राफ नहीं दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन ये है। सी ऑप्शन में देखिए ये इधर कंसंट्रेशन है और ये इधर टाइम है और ये ग्राफ है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ठीक है। ऐसे वैसे ग्राफ के लिए माफी चाहते हैं, मुझे नहीं पता था ऐसे ऐसे ग्राफ से पाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 18 नंबर, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन 2A प्लस बी, हाँ पहली बार एरो सही स्थान पे है, 2A प्लस बी, ये सी बना रहा है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, याद कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना मैंने सिखाया था, 2A प्लस बी से बन रहा है सी। रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या होगा इसका, ए का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बच्चों, ए का कंसंट्रेशन घटेगा, तो इसको लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt, और ये हो जाएगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा, इस कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है बच्चों। आहा, ये क्या लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया, dt होगा, da बाय dt, और ये 2 से इसको डिवाइड कर दो, और चूंकि ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है इसलिए इसको नेगेटिव लगा दो इसमें। अच्छा,
इसमें भी बच्चों नेगेटिव लगा दो, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कैसे चेंज करेगा, तो ये माइनस dp बाई dt हो जाएगा। और C के कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्रोडक्ट है, तो इसको डी कंसंट्रेशन ऑफ C बाई dt लिख सकते हो, और ये साइन प्लस में होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इस तीनों के बराबर किसी को भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, -1/2 dA बाई dt, करेक्ट। माइनस dV बाई dt, देखो ये भी है रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी करेक्ट। dC बाई dt, ये भी करेक्ट। अरे तीनों करेक्ट है, तो डी लिख दो, ऑल ऑफ दिज, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिज, तीनों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, dx बाई dt इक्वल टू, यानी रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, KH प्लस का कंसंट्रेशन का पावर n है, and rate becomes 100 times when pH changes from 2 to 1। अगर सॉल्यूशन का pH वैल्यू, अगर pH वैल्यू चेंज कर रहा है 2 से 1, यानी पहले pH वैल्यू था 2, अब pH वैल्यू हो गया है 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, यहीं पे सॉल्व करो रे। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। चलो देखो जरा, टेन के क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों दिया हुआ है, dx बाई dt रेट ऑफ रिएक्शन ही हुआ है। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है K इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन का पावर n है, ठीक है। एंड रेट बिकम्स 100 टाइम्स व्हेन pH चेंजेस फ्रॉम 2 to 1, और यही रेट ऑफ रिएक्शन 100 गुना बढ़ जाता है जब pH मान जो है ये 2 से 1 चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले pH वैल्यू समझ लो बच्चों। pH वैल्यू किसको कहा जाता है बच्चों, pH वैल्यू होता है बच्चों माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। यदि किसी यहां पे बेस 10 रहेगा बच्चों, बेस 10। यदि pH वैल्यू 1 है, pH वैल्यू 1 है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो 1 बराबर हम लोग लिखेंगे log 10 और H प्लस के कंसंट्रेशन को मान लो x, इसको मान लिया x। तो बच्चों 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिखते रे, 1 को लिख सकते हैं log बेस 10 और 10 का पावर 1 लिख सकते हैं इसको। दोनों तरफ अब log हटा दोगे, log दोनों तरफ log 10 हटा दो, तो x के बदले क्या मिल रहा है आपको, x के बदले 10 का पावर 1। यानी आप ये समझो कि pH वैल्यू अगर किसी कंसंट्रेशन का, किसी सॉल्यूशन का है 1, तो इसमें जो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा बच्चों वो 10 का पावर 1 होगा। अगर है pH वैल्यू 2, pH वैल्यू कितना है 2, तो इसमें जो H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा बच्चों वो आ जाएगा 10 का पावर -2, ये -1 होगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे कितना आ गया -1, 10 का पावर 1 कैसे रे, माइनस है ना यहाँ पे, ओहो -1 आएगा बच्चों, रुको 1 मिनट, -1 आएगा। कैसे आएगा देख लो, pH वैल्यू का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, उसका नेगेटिव लॉग जो होता है वो pH वैल्यू होता है। तो pH वैल्यू मान लीजिए 1 आया, इसको लिख सकते हो माइनस लॉग बेस 10 होता है इसमें बच्चों, H प्लस का कंसंट्रेशन बेस 10, ठीक है। माइनस को इधर लिख दो, तो -1 बराबर हो जाएगा log H प्लस का कंसंट्रेशन और बेस 10 हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट भी याद रखो आप, जरूरी है आपके लिए, लेकिन कैसे होता है ये मैं बता देता हूं आपको। -1 को आप लिख सकते हो log बेस 10 और 10 का पावर -1, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि log में जब हेड टेल बराबर होता है बच्चों तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। और इधर क्या है, log 10 H प्लस का कंसंट्रेशन, अब log बेस 10 दोनों तरफ से आप हटा दीजिए, तो H प्लस का कंसंट्रेशन बचेगा 10 का पावर -1, ठीक है। इसीलिए जब pH वैल्यू 1 हो बच्चों तो कंसंट्रेशन डायरेक्ट आपको याद रखना है, H प्लस का कंसंट्रेशन होगा 10 का पावर -1, और जब pH वैल्यू 2 हो तो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा 10 का पावर -2। चलिए आइए इसी बेस पे इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं कैसे। ये देखो जरा, रेट ऑफ रिएक्शन जब 100 टाइम्स हो जाता है, जब pH वैल्यू 2 से क्या चेंज कर जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब है कि पहले pH वैल्यू 2 रहा होगा, पहले जो pH वैल्यू रहा होगा वो 2 रहा होगा, और pH वैल्यू 2 रहा होगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना रहा होगा बच्चों, 10 का पावर -2। तो आइए हम रेट ऑफ रिएक्शन पहला वाला शुरू वाला निकाल लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन R।
ये रेट ऑफ रिएक्शन है के, H प्लस का कंसेंट्रेशन डाल देंगे यहाँ पे 10 का पावर -2 और ये N, दैट इज पहला जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों ये हो जाएगा R बराबर के 10 का पावर के इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा -2n। ये हो गया शुरू वाला रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम बोल देते हैं R1। ठीक है, अब pH वैल्यू कितना हो गया बताओ। अब pH वैल्यू 2 से कितना चेंज कर गया, 1 चेंज कर गया। तो यदि pH वैल्यू हो गया 1, अब H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, H प्लस का कंसेंट्रेशन हो जाएगा 10 का पावर -1। ठीक है, तो नया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, R2 लिख दो इसको। ठीक है, R2। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ये क्वेश्चन में दे चुका है, ये है। इसी में मुझे R2 बराबर क्या करना है, K इंटू H प्लस का कंसेंट्रेशन अब कितना रखेंगे हम लोग, 10 का पावर -1, तो इसका पावर कितना हो जाएगा N के बराबर। यानी R2 बराबर हो जाएगा, R2 बराबर K इंटू 10 का पावर -1 इंटू N हो जाएगा -N के बराबर। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है, 100 टाइम्स हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी अभी जो रेट ऑफ शुरू में रिएक्शन था उसका 100 गुना ये रेट ऑफ रिएक्शन है। यानी क्वेश्चन में दे दिया है कि R2 का जो वैल्यू है ये R1 का कितना गुना है, R1 का कितना गुना है रे, 100 गुना। अब बच्चों R2 का मान कितना है, K इंटू 10 का पावर -N, ठीक है, इंटू 100 इंटू R1 का मान कितना है, R1 का मान है K इंटू 10 का पावर -2n। K गया, यहां से आप N का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, तो इस 2n के उधर लेके चले जाओ, 10 का पावर -n और डिवाइडेड हो जाएगा 10 का पावर -2n, बराबर क्या मिलेगा 100। ठीक है, चलो 10 के पावर -n में से 2n घटाओगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर -n प्लस 2n, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 2n, बराबर क्या मिलेगा 100। ये 10 का पावर क्या मिला, -2n में से n गया तो n मिला, 10 का पावर n, और 100 को आप 10 का पावर 2 लिख सकते हो। यानी n का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, n बराबर 2 मिला, यानी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, यानी n का वैल्यू बच्चों 2 आ रहा है, दैट इज आंसर इज बी। क्लियर है, चलिए ये भी क्वेश्चन बच्चों लगता है 2017-18 में आया होगा, इसीलिए इस तरह का टिपिकल क्वेश्चन पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आने का ऐसे चांस नहीं बनता है, फिर भी आप जान लो बिहार बोर्ड ही है, कुछ भी कर दे। ठीक है, चलो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद रखो बच्चों, टी हाफ का फॉर्मूला था A0/2K, यानी कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, ये ऑप्शन सही है बच्चों। वो टी हाफ वहां 1/a के प्रोपोर्शनल है, यहाँ ए स्क्वायर के, ये सब होगा नहीं। अच्छा 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ याद करो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था 0.693/K। ऑप्शन देखो कौन सा है, ये 0.632 है, 0.693, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चों। क्लियर है, तिलियल है, तिलियल तिलियल ले तिलियल। चलो आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन, the rate of reaction increases with temperature, this is because। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ेगा बच्चों। क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में नया प्रोडक्ट तभी बनता है जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या दो सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, कॉलिजन करके कोई प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ये वाइब्रेट जोर से करने लगेंगे, इफेक्टिव कॉलिजन्स बच्चों बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव कॉलिजन के बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगता है, इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो इसमें देखो द नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीजेज, चलो ये ऑप्शन तो सही है और भी अप्रोप्रिएट। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीजेज, नहीं ये गलत है। द नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स इंक्रीजेज, देखो इससे बेहतर है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स इंक्रीज कर जाएगा, सी। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं रहता तब ये सही हो सकता था। ठीक है, 23 नंबर, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। देखते हैं आगे, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली, नहीं, द टेम्परेचर, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बिल्कुल सही। आर प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर कुछ रहेगा, यानी एन रहेगा, जीरो रहेगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो जीरो रहता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा तो 1 रहता है,
ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बच्चों ये करेक्ट है। कंसंट्रेशन का कुछ पावर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग मिल करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23 नंबर हो गया, अब करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट के जो होता है बच्चों, क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी टेम्परेचर पे? नहीं, के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अरहेनियस इक्वेशन याद करो, ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। मैंने कितनी बार लिखा तुम लोगों के लिए, माइनस ई ए बाई आर टी। यानी ये रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ चेंज होता है बच्चों, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं। अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर से वही क्वेश्चन आया, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो बच्चों यूनिट होता है, ये यूनिट कितना था? यूनिट का फॉर्मूला था मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n, n के बदले यहां क्या डाल दें? 2, 1 माइनस 2, और ये सेकेंड इनवर्स था। 1 में से 2 घटाओगे तो -1 आएगा, तो -1 आएगा तो इसको पलट दो, लीटर पर मोल, ठीक है, सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ये इससे पहले भी किए थे बच्चों, ठीक है। तो देखो मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये ऑप्शन सही है। लीटर ऊपर आएगा, मोल और सेकेंड नीचे आएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इंप्लाइज दैट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ टाइम 0.693 बाई के होता है बच्चों, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन पढ़िए। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है। द रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये तो गलत बात है। द हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, द हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होना चाहिए बच्चों। द हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट, ये हाफ लाइफ टी हाफ जो होता है ये थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, द रेट ऑफ, हाँ ये हाफ लाइफ ये कांस्टेंट रहेगा, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट ए देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, प्रोपोर्शनल है, यानी आर प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए का जो कंसंट्रेशन है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये किस ऑर्डर का रिएक्शन हुआ? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों? 2 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्लियर है। ऑर्डर तो इसी को बोलते हैं ना, रिएक्टेंट के पावर के, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है उसके पावर के सम को ही ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन अ केमिकल मैकेनिज्म, ये ऑन है। The rate determining step in a reaction mechanism is, rate determining जो स्टेप होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में वो क्या होता है? देखो, स्टेप विद द हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, स्लोएस्ट स्टेप नहीं, स्टेप द लीस्ट एनर्जी बैरियर, फर्स्ट स्टेप। अच्छा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है बच्चों वो स्लोएस्ट होता है, ठीक है। जो रिएक्शन स्लो होगा उसी का रेट डिटरमाइन किया जाता है, यानी किसी रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने के लिए जो स्लोएस्ट रिएक्शन होगा उसका रेट डिटरमाइन किया जाएगा। चलो, फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 रिएक्टेंट्स द रेट लॉ इज गिवन बाय, रेट का वैल्यू दे दिया बच्चों, R बराबर के ए का पावर m और b का पावर m। यहाँ पे a और b रिएक्टेंट है बच्चों, ये मिलकर के कुछ बना रहे होंगे C, तो इसका रेट कांस्टेंट दे दिया के ए का पावर m और b का पावर m। द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पे बच्चों गड़बड़ है कुछ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए बच्चों, ऑप्शन के हिसाब से तो ऑर्डर ही होना चाहिए,
इसको मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों कंसंट्रेशन के पावर का सम, यानी m+n हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा m+n। ऑप्शन के हिसाब से बच्चों यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही पूछना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रॉब्लम बच्चों केमिकल काइनेटिक्स का। आपके स्क्रीन पर ये रहा। The time required for the concentration of reactant in a first order reaction to decrease to half of its initial value is got। सर आपने तो एक लाइन में पढ़ दिया, क्या मुझे समझ में आया? आपको भी आएगा बच्चों। रुको, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन। बच्चों टाइम, एक मिनट, ये कहां भाग जाता है, कहां आ गया। The time required for the concentration of reactant in a first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में समझो बात को। टाइम जो लगता है बच्चों कि क्या करने में टाइम लगता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। रिएक्टेंट बना प्रोडक्ट मान लो, और शुरू में इसका कंसंट्रेशन आई नोट इसका है 0। ठीक है, जिस टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जाता है उस टाइम को क्या बोलते हैं? उस टाइम को टी हाफ बोलते हैं। याद करो क्या बोलते हैं, टी हाफ, यानी हाफ लाइफ बोलते हैं बच्चों। हाफ टाइम या हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। देखो हाफ लाइफ टाइम कहां है, हाफ लाइफ देखो ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है बच्चों। अच्छा 31 नंबर प्रॉब्लम है बच्चों, C12H22O11 प्लस H2O, ये बना रहा है C6H12O6 प्लस C6H12O6। याद करो थियरी में मैंने बताया था, इज एन एग्जांपल ऑफ, ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये सिर्फ सुक्रोज के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, H2O के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हो जाएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी है लेकिन उससे बेहतर होगा, हालांकि फर्स्ट ऑर्डर भी होगा लेकिन उससे बेहतर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम याद करो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम था टी हाफ बराबर A0/2K। देखो ऑप्शन में ये तो 0.693 है, ये A0/K, ये A0/2K। ये क्लियर है? चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द जनरल यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। कितनी बार ये यूज किए हो, रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो होता है ये होता है बच्चों मोल पर लीटर का पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। देखो ये कौन सा है, मोल पर लीटर का पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, पहला ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बच्चों। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है, वारे वाह। अरहेनियस इक्वेशन, कितनी बार बताया मैंने, अरहेनियस इक्वेशन याद करो बच्चों, क्या था, k बराबर a e का पावर -EA/RT। ये ऑप्शन किस में है, ये देखो जरा, ये अरहेनियस इक्वेशन है बच्चों। k बराबर a e का पावर -RT/EA, ये गलत है, k बराबर a e का पावर -EA/RT, ये ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए 35 नंबर देखिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज, मॉलिक्यूलरिटी याद होगा बच्चों, किसी भी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलरिटी। और मॉलिक्यूलरिटी बच्चों हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल या तीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा, ना कि आधा मॉलिक्यूल डेढ़ मॉलिक्यूल कंबाइन करता है। ओनली पॉजिटिव होगा बच्चों, ओनली पॉजिटिव किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन। देखो बच्चों किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। नहीं सोच रहा होगा क्यों नहीं हो सकता है सर। देखो ये बच्चों 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन का, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल एक साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में और प्रॉपर एनर्जी फैक्टर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, कोलाइड नहीं कर सकते हैं। बात समझो, प्रॉपर ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है 3 मॉलिक्यूल का एक साथ, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, और प्रॉपर एनर्जी फैक्टर के साथ 3 मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी जो किसी भी रिएक्शन का होगा वो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, ये 3 से बड़ा नहीं हो सकता है।
तो ये था बच्चों आज का सेशन केमिकल काइनेटिक्स का। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को, ताकि मुझे भी कुछ फायदा हो बच्चों, और आपको तो फायदा होगा ही। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, पढ़ते रहो।